नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है वर्णमाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हिंदी हिंद तो आता है कि हिंदी शब्द है किसने दिया। तो हिंदी शब्द को ईरानियों ने दिया। और ईरानियों ने हिंदी शब्द कैसे आया, तो इसकी उत्पत्ति जैसे कि ईरानी जो थे वो को ह पढ़ते थे, को ह पढ़ते, जैसे कि अगर उन्हें सिंधी बोलना हो तो वो हिंदी बोलते थे, हिंदी। इसलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है जिसका अर्थ है हिंदी का वासी या भारतवासी। तो आपको एक डाउट क्लियर यहाँ से हो गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो एक चीज़ आपको डाउट आया होगा कि भैया आपने ऊपर तो हिंदी ईरानियों के द्वारा बताया, और हिंदी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो ये आप जानिए कि जो जो हिंदी है ये ईरानियों द्वारा हिंदी बोला गया था। वो क्योंकि वो सिंधुवासी थे, तो उसलिए वो को ह पढ़ते थे। वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था हिंदी, और हिंदी से बना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से बना हिंदू। लेकिन जो हिंदी जो शब्द है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा में राजकीय कार्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। तो देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं कि जो पूरे संपूर्ण, जैसे कि भारत है तो भारत की संपूर्ण राज्यों में मैक्सिमम जो है हिंदी भाषी लोग हैं और वो हिंदी बोलते हैं। तो ये हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी जिस राष्ट्र में अधिकतर जो भाषा बोली जाएगी वो उसकी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे चीन, तो चीन की आप भाषा जानते हैं कि मंदारिन है, मंदारिन सबसे ज़्यादा वो बोली जाती है, तो उसे मंदारिन कहते हैं। ठीक, वैसे भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है, और राजकीय भाषा क्या है कि राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। तो अब आप देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर राज्य के जो प्रदेश हैं, उत्तर राज्य में प्रदेशों में आपको ज़्यादातर हिंदी बोला जाता है। वही आप साउथ इंडिया में चलेंगे, दक्षिण भारत की तरफ में, तो वहाँ पे इंग्लिश है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है। तो ये राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा पूरे भारत में स्थापित करने के लिए होती है। ठीक, अब देखिए आपसे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो बार बार पूछता है कि हिंदी का उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पहले संस्कृत, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहली भाषा संस्कृत है, फिर पाली बनी, पाली के बाद प्राकृत भाषा आया, फिर अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश से अवभट आया, और उसके बाद हिंदी का उत्पत्ति हुई। अब देखिए नेक्स्ट है कि भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, और हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, और ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इस बात को आप नोट करेंगे क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे क और यहाँ लिखा ख, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर बाएं है, ये आपका बाएं है और यहाँ आपका दाएं है, तो हम इस तरह लिखते जाते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख लिपियाँ हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे उर्दू की लिपि है फारसी है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है,
अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन है। और ये देखिए एक है गंधारी लिपि। ये गंधारी लिपि क्या होती है? तो इसका अन्य नाम खरोष्टी लिपि है, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। दाएं से बाएं यानी आप इस दोनों में अंतर समझ पाएंगे। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी वो ऐसे लिखी जाती होगी, क ख ग। ठीक। अब देखिए इम्पोर्टेंट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट डेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से होता है वर्णमाला। तब देखिए वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और इन्हें अच कहते हैं, अच। और व्यंजन जो है उसे हल कहते हैं। ठीक। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं। तो जैसे कि अ, ई, उ। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो अ को अगर खंड करेंगे तो इसमें बस वही है, स्वर ही है। ठीक। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से लेकर होता है उसे कहते हैं व्यंजन। तो आपको देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है प को अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो प आधा प हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी व्यंजन को अगर आप विच्छेद करेंगे तो ये पूरा लिखा हुआ है तो इसमें स्वर सहित है। अगर स्वर रहित करना होगा तो हमें यहाँ पे हलंत लगाना होगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो प धन अ, तब ये तो प से शुद्ध व्यंजन हो गया हलंत लगने के बाद, और अ स्वर हट गया। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, वर्ण की परिभाषा किसे कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। और एक परिभाषा और है कि लिपि चिन्ह को लिपि चिन्ह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसे कहेंगे? कि जो लिपि चिन्ह को, अब लिपि चिन्ह आपको पता होगा कि जो जिस तरह से हम लिखते हैं वो हमारा लिपि चिन्ह होता है। जैसे क ये हमारा लिपि चिन्ह है, ख ये हमारा लिपि चिन्ह है, ग ये हमारा लिपि चिन्ह है। इसको लिखने के तरीके को जो है, और ये व्यवस्थित रूप से लिखा होगा तो ये लिपि चिन्ह होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क लिखूँ, यहाँ पे ग लिख दूँ और यहाँ पे घ लिख दूँ, तो क्या ये वर्णमाला कहा जाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं भैया, इसे आप वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। तो यही आपको बताया गया है कि व्यवस्थित समूह में अगर लिखा जाए, जैसे कि यहाँ पे क ख ग, तो आप इसे वर्णमाला की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्णों को क्रमबद्ध समूह क से ज्ञ तक वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के अव्यवस्थित समूह को वर्ण समूह कहेंगे। वही मैं आपको बता रहा था, जैसे कि क है, यहाँ पे ख की जगह पे आप ग लिख दे, घ लिख दे, यहाँ पे य लिख दे, तो आप इसे वर्ण समूह कहेंगे, ना कि वे वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट है आपका भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और आपको अब पता चल गया हो कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका वर्ण। नेक्स्ट है आपका कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं, ध्वनि। और ध्वनि का परिभाषा होता है कि जो स्वरों में व्याप्त हो, यानी लिखित रूप ना हो, उसे ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा
भाषा की सार्थक जिसका अर्थ हो लघुत्तम इकाई शब्द होता है। तो शब्द, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि भाषा के दो भेद होते हैं मूल रूप से। एक होता है सार्थक, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक क्या होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, ठीक, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि रोटी, हम बोलते हैं आमतौर कि पानी वानी दे दो, खाना पीना दे दो, तो खाना तो सार्थक होता, लेकिन खाना वाना कोई अर्थ नहीं प्रकट करता, तो उसे निरर्थक कहते हैं। अब देखिए, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53। आप इसको नोट करेंगे कि पहले क्या थी? 52, पर एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है, वो इस टाइप का दिखता है, ऐसे करके, इसे भी विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब हो गई है कितना? तो 53 हो गई है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यही आपका है कि केंद्रीय हिंदी समिति ने ये जो है विशिष्ट व्यंजन है, इसको रूप से स्थान देते हुए अब कुल वर्णों की संख्या 53 मानी है। तब देखिए कैसे कैसे 53 है। तो देखिए स्वर 11 हैं। स्वर कौन कौन होते हैं? तो अ से लेके अंग अह तक ये स्वर होते हैं, लेकिन उनमें से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। आपको मैं नेक्स्ट चार्ट में आपको स्वर, स्पर्श व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, इस सारे बारे में बताऊंगा। आप बस यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, 4 उष्मीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 2 अयोगवाह व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन, टोटल मिलकर 53। अब देखिए कमता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 43 है। कैसे? 10 स्वर और 33 इन्होंने व्यंजन को माना है। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 45 है। 10 स्वर, 33 व्यंजन और 2 गुण व्यंजन। तो आई होप ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।